हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं प्रज्ञा और आज के वीडियो लेक्चर में हम जो है सीजी बोर्ड की क्लास 9th हिस्ट्री का चैप्टर 10 कॉलोनिज्म के बारे में देख रहे थे, क्योंकि हमने एक बार डिस्कस कर लिया है। तो उसमें हम कॉलोनिज्म के बारे में हमने काफ़ी कुछ जाना था। हमने जाना था कि ये टर्म होता क्या है, कैसे जो है एक इम्पीरियलिस्ट नेशन होता है, कॉलोनिस्ट नेशन होता है, ये सब चीज़ों के बारे में हमने जाना। और हमने देखा कि कैसे यूरोप जो है एक बहुत बड़ा पावरफुल कंट्री बनने के बाद उसने दूसरे कंट्रीज में जा जाके अपना दबदबा कैसे फैलाया। तो सबसे पहले हम देख रहे थे 10.1, जिसमें हमने कॉलोनिज्म एंड नेशनलिज्म इन साउथ अमेरिका, इसके बारे में हमने बहुत सारी चीज़ों के बारे में जाना। तो सबसे पहले जो है हमने कॉन्क्वेस्ट ऑफ साउथ अमेरिका देखा कि कैसे जो है यूरोपियन जो है उसने साउथ अमेरिका में कब्जा किया। उसके बारे में हमने बहुत जान लिया था। अब उसके बारे में हम आगे जो है कॉन्क्वेस्ट, कॉलोनाइजेशन एंड स्लेव ट्रेड, इसके बारे में हम जानेंगे। तो कॉन्क्वेस्ट, उन्होंने वहाँ पे कब्जा कैसे किया, उसके बाद जो है कॉलोनाइजेशन कैसे किया, और उसके बाद स्लेव ट्रेड क्या होता था, उसके बारे में हमको जानना है। तो स्पेन conquered more land and acquired more natural resources than were available in the whole of Spain itself। तो स्पेन जो है, ठीक है, स्पेन कहाँ की कंट्री है? यूरोपियन कंट्री है। तो यूरोपियन कंट्री ने जो यहाँ पे आके, कहाँ पे, अमेरिका में आके इतने ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज के अपने अधीन कर लिया जितनी उनके स्पेन में ही नहीं था। स्पेन की उतने मतलब उतना एरिया ही नहीं था, उससे ज़्यादा उन्होंने यहाँ पे अपने अधीन में लैंड्स जो है, नेचुरल रिसोर्सेज जो है उसको अपने अधीन कर दिया। फॉरेस्ट इन द कॉलोनीज वे क्लियर्ड एंड पीपल बिगैन कल्टिवेटिंग द लैंड्स। तो जो कॉलोनीज उन्होंने बना के रखी थी, वहाँ पे फॉरेस्ट जो है उसको क्लियर किया जा रहा था, जंगल काटे जा रहे थे और लोग जो है लैंड्स को कल्टीवेट कर रहे थे अनाज उगाने के लिए। They also opened mines to exploit the mineral resources of their new lands, especially gold and silver। और उन्होंने माइंस भी ओपन किए गए ताकि जो वहाँ के जो मिनरल रिसोर्सेज हैं उनका वो यूज़ कर सके, स्पेशली जो गोल्ड एंड सिल्वर, जो हमने फर्स्ट सेक्शन में देखा था कि गोल्ड एंड सिल्वर की कमी थी यूरोपियन कंट्रीज में। तो इसलिए वो उनको पता था कि हाँ, ये जो लैंड है यहाँ पे हम जाएंगे तो इनको गोल्ड एंड सिल्वर मिलेगा, तो ये चाहते, इसलिए उन्होंने माइंस भी ओपन करवाए। द स्पेनिश रूलर्स encouraged their subjects and people from other European countries to settle in new colonies। तो जो स्पेनिश रूलर्स थे, जो स्पेन में रह रहे रूलर्स थे, जो वहाँ राजा थे, जो राज्य कर रहे थे, उन्होंने अपने जो प्रजा है उनको भी उन्होंने एनकरेज किया, मतलब प्रोत्साहित किया कि वो जाएं और जो अदर यूरोपियन कंट्रीज हैं वहाँ के जो लोग हैं वो जाएं और सेटल हो जाएं, जो न्यू कॉलोनीज वो बना रहे हैं अमेरिका में वहाँ पे। तो मैनी यूरोपियन सेटलमेंट्स सून कम अप अलॉन्ग द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ अमेरिका। तो इससे क्या हुआ, बहुत सारी जो यूरोपियन सेटलमेंट्स हैं वो ईस्टर्न कोस्ट ऑफ अमेरिका में जाके बसने लग गई। तो मोस्ट ऑफ द यूरोपियन सेटलर्स वे स्मॉल पीसेंट और लैंडलेस लेबर हु लेफ्ट देयर होम इन सर्च ऑफ बेटर लाइफ। और इसमें जो यूरोपियन सेटलर्स, मतलब जो यूरोप से आके जो लोग यहाँ पे सेटल हो रहे थे अमेरिका में, ये कौन से लोग थे? ये छोटे छोटे किसान थे या फिर जो लैंडलेस लेबर थे जिनके पास कुछ नहीं है, वो इस आस में इस जगह में आए ताकि वो यहाँ पे एक अच्छी जिंदगी जी सके, इनको एक घर मिल सके। It required a lot of hard work to clear the forest and make the land suitable for farming. The settlers need more labor। अब भाई फॉरेस्ट को क्लियर करना है, जंगल को काटना है, वहाँ पे लैंड को इस तरीके से बनाना है ताकि वो उसमें खेती कर सके, तो ये बहुत ही कठिन काम था, ये इतना आसान नहीं था। अगर एक पेड़ काटना है तो बात अलग है, यहाँ तो पूरा फॉरेस्ट को क्लियर करना था। और जो सेटल हो रहे थे, जो यूरोपियन कंट्री से आके जो लोग यहाँ पे सेटल कर रहे थे, उनको और बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत थी। They forced the native people to वर्क ऑन देयर फार्म। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, जो नेटिव पीपल है, जो पहले से अमेरिका में वहाँ रह रहे थे, जो जनजाति वाले लोग हैं, उनको वो अपने खेतों में काम करने के लिए लेके आए। एवरी विलेजर्स हैज टू सेंड बैचेस ऑफ यंग मैन टू वर्क ऑन द फार्म एंड माइंस फॉर मेनी मंथ्स एट अ स्ट्रेच। तो इसलिए हर एक जो गांव है उनको अपने गांव से कुछ लोगों को, यंग मैन को, बैचेस मतलब एक साथ इकट्ठा कुछ यंग मैन को भेजना पड़ता था ताकि वो उनके फार्म और माइंस में काम कर सके, और ये काम काफ़ी महीनों तक चलता था। The most of these native people could not survive the European invasion। और जो बहुत सारे जो नेटिव पीपल्स हैं, बहुत सारे जो नेटिव पीपल्स हैं, वहाँ के रहने वाले जो लोग हैं, वो यूरोपियन जो इन्वेशन है, जो यूरोप से लोग आ रहे हैं वहाँ पे कब्जा कर रहे हैं, उसको वो सर्वाइव नहीं कर पाए, उसको वो झेल नहीं पाए। क्यों?
देखेंगे आगे। तो 1000 डाइड बिकॉज ऑफ वॉर, एपिडेमिक्स एंड फोर्स लेबर। तो हजारों लोग जो है जो क्या हो गए, उनकी मृत्यु हो गई। क्यों हो गई? एक तो लड़ाइयों के कारण हो गई, उसके बाद एपिडेमिक्स, क्योंकि यूरोपियंस अपने अब खुद तो आए लेकिन अपने साथ ऐसी बीमारियां लेके आए जो अमेरिका ने कभी देखी नहीं थी, साउथ अमेरिका ने कभी नहीं देखी थी। एपिडेमिक्स मतलब महामारी, कोई एक जो बीमारी जो बहुत तेजी से फैल जाती है लोगों के बीच में, उसे एपिडेमिक्स कहा जाता है। तो ये महामारी को भी वो झेल नहीं पाए और उनको बंधुआ मजदूर बना दिया गया था। इतना ज्यादा काम कराया जाता था कि वो वहीं मर भी जाते थे। दे हैव नेवर बीन एक्सपोज टू यूरोपियन एंड एशियन डिसीज, सो दे हैव नो इम्यूनिटी टू दिस डिसीजेस। तो जैसे कि मैंने बताया कि ये जो महामारी, ये जो बीमारियां वो अपने साथ लेके आ रहे थे, वो उन्होंने कभी नहीं जानी थी। तो इसलिए उनके लिए उन बीमारियों से इनके पास कोई इम्यूनिटी पावर नहीं था, इसलिए वो डिसीजेस को नहीं झेल पाए और उनकी मृत्यु हो गई। तो हाउ डिड लैटिन अमेरिका गेट इट्स नेम? तो लैटिन अमेरिका का नाम कैसे मिला? तो लैटिन अमेरिका क्यों कहा जाता था? लैटिन लैंग्वेज जो है ये यूरोपियन कंट्रीज की लैंग्वेज है, ग्रीक और लैटिन। तो यहाँ पे ये कैसे आया? तो साउथ अमेरिका वाज मोस्टली कॉलोनाइज्ड बाय स्पेन, पोर्टुगल एंड फ्रांस। ठीक है, तो साउथ अमेरिका में कॉलोनीज ज्यादातर कहाँ के लोगों ने बनाई? स्पेन, पोर्टुगल और फ्रांस। व्हाइल नॉर्थ अमेरिका वाज मोस्टली कॉलोनाइज्ड बाय इंग्लैंड। और जो नॉर्थ अमेरिका है उसको किसने कॉलोनाइज किया था? इंग्लैंड ने। तो लैटिन जो है रूट लैंग्वेज था स्पेनिश, पोर्चुगीज और फ्रेंच का, इसलिए जो लैटिन लैंग्वेजेस हैं, इसलिए ये जो लैटिन लैंग्वेजेस हैं ये इसका बहुत बड़ा कल्चरल इन्फ्लुएंस था साउथ अमेरिका में। तो कॉन्टिनेंट, इसलिए इस पूरे कॉन्टिनेंट को ही लैटिन अमेरिका कहा जाने लग गया। द इंग्लिश लैंग्वेज एंड इट्स कल्चर्स वेयर डोमिनेंट इन्फ्लुएंस इन नॉर्थ अमेरिका। और इंग्लिश लैंग्वेज और उनका कल्चर जो है वो डोमिनेंट थे नॉर्थ अमेरिका में। तो हमने क्या देखा? साउथ अमेरिका में लैटिन लैंग्वेजेस, और साउथ अमेरिका को कैप्चर किसने किसने किया, कॉलोनाइज किसने किसने किया? स्पेन, पोर्चुगल और फ्रांस ने। और नॉर्थ अमेरिका को जो है इंग्लैंड ने। तो इसलिए इंग्लैंड, नॉर्थ अमेरिका में इंग्लिश लैंग्वेज का इन्फ्लुएंस ज्यादा था। द स्मॉल पॉक्स एपिडेमिक्स ऑलमोस्ट एक्सटर्मिनेटेड द लोकल पॉपुलेशन। और जो ये स्मॉल पॉक्स आया, जो स्मॉल पॉक्स की बीमारी होती है, ये जो एपिडेमिक्स आया, इससे जो पूरा लोकल पॉपुलेशन है वो एक्सटर्मिनेटेड मतलब पूरे तरीके से प्रभावित हो गया। मैक्सिकोस इंडिजिनस पॉपुलेशन वाज 250 लाख इन 1590, इट श्रंक टू 26 लाख इन 1592। तो मैक्सिको का जो इंडिजिनस पॉपुलेशन मतलब जो लगभग जो पॉपुलेशन था वो कितना था? 250 लाख था 1590 में, और ये कितना कम हो गया? सीधा गिर गया 26 लाख। मतलब आप सोच सकते हैं कितने लोग इसमें मारे गए 1592 में। तो सिमिलरली पेरूस इंडिजिनस पॉपुलेशन फेल फ्रॉम 90 लाख इन 1532 टू 13 लाख इन 1568। तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि कैसे जो है महामारी के चलते इतने लोगों की जान गई। दैट मीन्स आउट ऑफ एवरी 100 पीपल लिविंग इन द विलेज ओनली 10 to 5 सर्वाइव। और इसका मतलब क्या है? अगर हम ये मानते हैं कि एक गांव में 100 लोग रह रहे थे तो उन 100 लोगों में से 10 से 15 ही बचे, मतलब 10% लोग ही उसमें बच पाए। तो यहाँ पे एक इलिस्ट्रेशन है 1596 का। तो ये माइनिंग की जा रही है किसकी? सिल्वर की। तो सिल्वर की माइनिंग के लिए इस तरीके से जो है लोगों को काम करवाया जा रहा है। तो एज अ रिजल्ट द कॉलोनी फेस अ शॉर्टेज ऑफ ह्यूमन लेबर टू क्लियर द फॉरेस्ट फॉर फार्मिंग एंड ओपन न्यू माइंस। अब भाई महामारी में इतने सारे लोग मर गए तो अब भाई बचा कौन? तो बचा कौन? एज अ रिजल्ट तो कॉलोनी के में क्या फेस होने लग गया? शॉर्टेज हो गई ह्यूमन लेबर की क्लियर, फॉरेस्ट को क्लियर करने के लिए और जो न्यू माइंस ओपन हो रही है उसमें काम करने के लिए। तो दिस शॉर्टेज वाज मेट बाय ब्रिंगिंग स्लेव्स फ्रॉम अफ्रीका। और ये जो शॉर्टेज हो रही थी यहाँ पे लेबर की, तो इस शॉर्टेज को पूरा करने के लिए जो स्लेव्स हैं, गुलाम मंगाए गए कहाँ से? अफ्रीका से। The slave trade across the Atlantic Ocean grew as the European colonized new regions of the continent। और जो ये स्लेव ट्रेड है ये बढ़ता गया अटलांटिक ओशन में, जैसे जैसे जो कॉलोनीज है, यूरोपियन की कॉलोनीज हैं वो बढ़ती गई, वैसे वैसे ये स्लेव ट्रेड भी बढ़ता गया। फ्रॉम 1451 until 1870 100 lakh slaves were brought to America फ्रॉम अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। तो आप गैस कर सकते हैं इतने सारे लोगों को लेके कैसे आए होंगे। तो उस समय इतने बड़े बड़े प्लेन्स तो हुआ नहीं करते थे, तो सारे शिप से आए होंगे। तो 1451 से 1870 के बीच में कितने स्लेव्स? 10 लाख स्लेव्स को लेके आया गया था। कहाँ से? अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से। कहाँ? अमेरिका में। ऑफ दिस टोटल स्पेनिश अमेरिका काउंटेड 60 लाख, ब्राजील फॉर 36 लाख, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड ब्रिटिश कॉलोनी फॉर 20 लाख एंड फ्रेंच कैरिबियन रीजन फॉर 16 लाख। तो इसका ब्रेकअप भी दिया गया है कि कहाँ पे कितने कितने जो है
slaves को ले जाया गया. In this way, the American continent became the home to a mixed population that included native Indians, अफ्रीकन स्लेव्स, यूरोपियन सेटल्स. अब इस तरीके से जो अमेरिकन कॉन्टिनेंट है ये मिक्स्ड लोगों का होम बन गया, मिक्स्ड पॉपुलेशन का होम बन गया. तो जैसे कि जो वहाँ के जो नेटिव इंडियंस मतलब वहाँ के जो रहने वाले जो लोग हैं जो पर्टिकुलरली अमेरिका में ही रह रहे थे तो वो लोग हो गए. उसके साथ साथ अफ्रीकन स्लेव्स जो बाहर से लेके आ रहे थे वो, और जो यूरोप से आके लोग यहाँ सेटल हो रहे थे वो. तो ये मिक्स्ड पॉपुलेशन हो गया. Many of the Europeans tried to maintain their racial distinction, but over the time culture and races mingled in South America. तो बहुत सारे जो यूरोपियंस यहाँ पे आके बस रहे थे तो वो अपनी रेशियल डिस्टिंक्शन मतलब उनका रख रखाव, उनका दिखने का तरीका, उसको वो डिस्टिंक्ट करके रहना चाहते थे. लेकिन धीरे धीरे जो है वो कल्चर के साथ और उनके रेसेस के साथ मिंगल होते गए. रेसेस मतलब दिखने का तरीका, कोई गोरा होता है कोई काला होता है तो इसको रेस कहा जाता है. तो वो अपने पहचान अलग रहना चाहते थे लेकिन टाइम और कल्चर के मिक्स होते होते वो भी साउथ अमेरिका के साथ मिक्स हो गए. द नेटिव पीपल मोस्टली एक्सेप्टेड कैथोलिक फेथ बट मैनी ऑफ देम रिटेन देयर ट्रेडिशनल कस्टम एंड रिचुअल्स. तो वहाँ के जो नेटिव लोग थे, ठीक है, जो पहले से अमेरिका में रहने वाले जो लोग थे उन्होंने कैथोलिक फेथ मतलब क्रिश्चियनिटी को तो अपना लिया लेकिन जो उनका ट्रेडिशनल कस्टम और रिचुअल्स है उसको वो जारी रखे. तो स्पेनिश मोनार्च डिवाइडेड द टेरिटरी अंडर हिज कंट्रोल इनटू लार्ज हेसेंडेस और स्टेट्स ऑन विच द नेटिव पीपल हैड टू डू फोर्स लेबर. अब जो स्पेनिश मोनार्च है, जो टेरिटरी उनके कंट्रोल में थी अमेरिका में, उसको उन्होंने बड़े बड़े स्टेट्स में डिवाइड कर दिया और इन स्टेट्स को जो नेटिव पीपल है वहाँ पे उनको काम करना होता था. ही डिस्ट्रीब्यूटेड दिस haciendas as reward to his victorious general and also to the elite class for their pleasure and enjoyment. तो ये जो स्टेट्स हुआ करते थे इसको वो किसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे, जो भी विक्टोरियस जनरल्स हैं या फिर जो भी बड़े बड़े लोग हैं उनको वो दे देते थे ताकि तुम भाई वहाँ पे रहो और एंजॉय करो, उनसे काम करो और काम करवाओ, जो लेबर है उससे काम करवाओ और अपना जिंदगी अच्छे से गुजारो. द हेसिंडा ओनर्स गॉट अफ्रीकन स्लेव्स. तो जो भी हेसिंडा ओनर्स थे उनको क्या क्या मिलता था, जमीन तो मिलती ही थी, उसके साथ साथ अफ्रीकन स्लेव्स मिलते थे, जो नेटिव ट्राइबल्स हैं उन वो मिलते थे, जो इमिग्रेंट्स हैं जो स्मॉल पीसेंट्स हैं वो मिलते थे, शिपर्ड्स मिलते थे स्पेन से ताकि वो वहाँ पे लैंड्स पे फार्म कर सके. तो ये सारी चीज़ें उनको साथ में मिलती थी. तो एग्रीकल्चर एंड कैटल रियरिंग ग्रू रैपिडली एज अ रिजल्ट ऑफ हार्ड वर्क ऑफ द स्लेव्स एंड ट्राइबल्स. तो धीरे धीरे करके जो एग्रीकल्चर है, जो कैटल रियरिंग है वो बढ़ते गया. क्यों? क्योंकि जो स्लेव्स और ट्राइबल्स है वो बहुत दिन रात मेहनत कर रहे थे. द रीजन सून बिगैन एक्सपोर्टिंग शुगर एंड मीट टू यूरोप. तो धीरे धीरे आमदनी बढ़ी, धीरे धीरे जो चीज़ें हैं उसका प्रोडक्शन बढ़ा. तो धीरे धीरे क्या हो गया, जो रीजन है ये एक्सपोर्ट करने लग गया शुगर और मीट यूरोप को. द माइनिंग इंडस्ट्रीज ऑल्सो डेवलप्ड रैपिडली. लार्ज सिल्वर माइंस वेयर ओपन्ड एंड कॉपर एंड टिन वेयर ऑल्सो माइंड. बिग सिटीज sprang up in the vicinity of this mines. तो माइनिंग इंडस्ट्रीज भी धीरे धीरे बढ़ने लग गई इन एरियाज में. तो बड़े बड़े जो सिल्वर के माइंस हैं वो ओपन हुए, कॉपर और टिन के माइंस ओपन हुए. तो बड़ी सिटीज भी बढ़ने लगे क्योंकि माइंस यहाँ पे बनता है, उसके बाद में जो है सिटीज भी वहाँ पे बढ़ने लग जाती है क्योंकि लोग वहाँ पे आके बसने लग जाते हैं. उसके बाद 10.1.3 में हमको देखना है द स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट एंड सोसाइटी. अब भाई इतना पूरा पॉपुलेशन को वहाँ पे बसाया है, कॉलोनी बसाई है, तो वहाँ पे एक गवर्नमेंट भी होगी और एक सोसाइटी भी डेवलप होगी. तो उसके बारे में हमको देखना है. द स्पेनिश एम्पायर वॉज कंट्रोल्ड बाय अ काउंसिल इन स्पेन दैट एडवाइज द स्पेनिश मोनार्च. तो जो स्पेनिश एम्पायर है उसको कौन कंट्रोल करता था, एक काउंसिल स्पेन में. तो स्पेनिश एम्पायर कहाँ पे की स्पेनिश एम्पायर, जो कि अमेरिका में सेटल आउट हुई है. तो ये जो एम्पायर है इसको काउंसिल जो स्पेन है वो एडमिनिस्टर करता था. तो ये इन्होंने दैट एडवाइस स्पेनिश मोनार्च.
ठीक है। द काउंसिल सेंड हाई रैंकिंग ऑफिसर्स बिलोंगिंग टू द इलाइट क्लास टू एडमिनिस्टर द अमेरिकन कॉलोनीज। तो ये जो काउंसिल है जो स्पेन में है, ये एडवाइस करता था स्पेनिश मोनार्च को The Spanish Empire was controlled by a council in Spain that advised the Spanish monarch. तो ये जो स्पेनिश एम्पायर है इसके कौन होते थे? स्पेनिश मोनार्च होते थे। और ये जो मोनार्च है वो जो काउंसिल है स्पेन में वो इनको सलाह मशवरा देते थे। तो ये जो काउंसिल है वो करती थी, ये जो काउंसिल मतलब द काउंसिल इन स्पेन, ये अपने हाई रैंकिंग ऑफिसर्स को वहाँ भेजती थी और बड़े बड़े जो लोग हैं इलाइट क्लास मतलब जो बहुत ही रिच लोग हैं उनको भेजती थी ताकि वो एडमिनिस्टर कर सके जो अमेरिकन कॉलोनीज है उनको। दे केम ऑन शॉर्ट वेंचर सो देयर सोल इंटरेस्ट वाज टू मेक मनी एज मच मनी एज दे कुड व्हाइल दे वेयर पोस्टेड इन द कॉलोनीज। अब ये जो है ये जो हाई रैंकिंग ऑफिसर्स हैं ये जो आते थे कॉलोनीज में, ये कुछ टर्म्स के लिए आते थे, शॉर्ट वेंचर मतलब कुछ समय के लिए आते थे। तो इनका सिर्फ उद्देश्य क्या रहता था कि वो जितना ज़्यादा पैसा बना सके उतना वो बना सके जब तक वो इन कॉलोनीज में पोस्टेड है। दे डिड नॉट पे मच अटेंशन टू द प्रॉब्लम्स ऑफ द स्पेनिश अफ्रीकन एंड ट्राइबल पीपल लिविंग देयर, सो द पीपल वेयर अनहैप्पी विद दिस ऑफिशियल। तो ये लोग जो है वो आते थे, इनका इंटेंशन क्या होता था? सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना। तो जो स्पेनिश अफ्रीकन और जो ट्राइबल पीपल वहाँ पे रह रहे हैं, जो लोकल वहाँ पे रह रहे हैं, उनको उनसे कोई मतलब नहीं होता था, तो वो उनके प्रॉब्लम्स में भी ध्यान नहीं देते थे। बस इसलिए जो है जो यहाँ के रहने वाले जो लोग हैं उनसे नाखुश होते थे इन ऑफिशियल से। द पीपल ऑफ स्पेनिश डिसेंट मोस्ट ऑफ देम बोर्न इन लैटिन अमेरिका फॉर्म द लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ कॉलोनियल सोसाइटी। तो जो पीपल है स्पेनिश डिसेंट के मतलब जो स्पेन से आए थे उनके बच्चे है ना, जो स्पेन से आए थे उनके बच्चे जिनका जन्म जो है लैटिन अमेरिका में हुआ था, इन्होंने लार्जेस्ट कंपोनेंट जो है कॉलोनियल सोसाइटी के लार्जेस्ट कंपोनेंट बन गए। दिस सेक्शन इंक्लूड, अब ये सेक्शन में कौन से लोग आते थे? लैंड ओनर्स आते थे और अदर सोशल ग्रुप्स आते थे। तो दे वेयर कॉल्ड रिलोल्स कहा जाता था। दे मोस्टली फॉलोड ऑक्यूपेशन सच एज फार्मिंग, कैटल रियरिंग, ट्रेड, आर्टिसनल क्राफ्ट्स एक्सेट्रा। तो इंडस्ट्री एक्सेट्रा, तो इनका ऑक्यूपेशन क्या होता था? फार्मिंग, कैटल रियरिंग, ट्रेड, आर्टिसनल क्राफ्ट एक्सेट्रा। तो दे वे नॉट गिवन हाई पॉलिटिकल पोजीशन इन द कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन, और इनको जो है कोई ज़्यादा मतलब बड़ा पोजीशन नहीं दिया जाता था कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन का। क्यों? क्योंकि वो वही लैटिन अमेरिका में बॉर्न हुए थे। तो below them is in the social ranking where मेस्टिजोस। तो उसके नीचे वाले जो रैंकिंग के लोग थे उसे क्या कहा जाता था? मेस्टिजोस। दे वेयर मिक्स्ड ऑफस्प्रिंग ऑफ यूरोपियन एंड नेटिव ट्रेवलर्स। और ये लोग कौन होते थे? ये मिक्स्ड ऑफस्प्रिंग्स होते थे। मिक्स्ड ऑफस्प्रिंग्स मतलब जो कोई अगर यूरोपियन है उसने कोई नेटिव ट्राइबल जो लोग हैं जो वहाँ के जो लैटिन इंडियंस हैं उनसे शादी कर ली, तो उनके जो बच्चे हैं उन्हें क्या कहा जाता था? मेस्टिजोस। तो बिलो देम इन द रैंकिंग वेयर मुलाटोस। उसके नीचे के रैंकिंग के लोग को क्या कहा जाता था? मुलाटोस, हु वेयर मिक्स्ड ऑफस्प्रिंग्स ऑफ यूरोपियन एंड अफ्रीकन स्लेव्स। तो उसके नीचे के लोगों को क्या कहा जाता था? मुलाटोस। अब ये कौन थे? ये उनके बच्चे थे जो यूरोपियन और अफ्रीकन के मेल से पैदा हुए थे। तो दे वेयर मोस्टली लेबरर्स, और ये कौन से लोग होते थे? लेबरर्स होते थे। The native tribes came next in the social hierarchy. अब उसके बाद जो नेटिव ट्राइब्स हैं वो नेक्स्ट आते थे सोशल हायरार्की में। तो सबसे पहले हायरार्की में कौन आए? जो वहाँ पे स्पेनिश डिसेंट के जो लोग थे, उसके बाद जो मिक्स यूरोप और नाइटेड ट्राइबल्स के, उसके बाद यूरोपियन और अफ्रीकन के मिक्स्ड के बच्चे, उसके बाद जो नेटिव ट्राइब्स है वो नेक्स्ट में आते थे। दे हैड नो पोजीशन इन द एडमिनिस्ट्रेशन, हैड देयर ओन लैंड्स बट हैड to do forced labor on the farms of big landowners and in mines and pay heavy taxes to the government. और ये जो नेटिव ट्राइब्स हैं जिनकी खुद की ज़मीन, आप खुद सोचिए, ये नेटिव ट्राइब्स मतलब ये यहाँ पे पले बढ़े, मतलब ये सालों से जन्मों से यहाँ रहते आ रहे हैं, लेकिन अब इनका कोई रोल नहीं है सोशल हायरार्की में, इनका कोई पोजीशन नहीं है सोसाइटी में, एडमिनिस्ट्रेशन में। इनकी खुद की ज़मीन है लेकिन तब भी क्या करना पड़ता है इनको? दूसरों की ज़मीन में बंधुआ मजदूर बन के काम करना पड़ता है और माइंस में काम करना पड़ता है और हैवी टैक्सेस भी देने पड़ते हैं। तो लैटिन अमेरिकन सोसाइटी में ये स्पेनिश तो सबसे पहले कौन सा आता है? स्पेनिश ऑफिशियल आते हैं, उसके बाद क्रियोल लैंड ओनर आते हैं, उसके बाद स्पेनिश हेड शेपर्ड
नेटिव पीपल, क्या इसे क्या कहा जाता है, मेस्टिजोस, उसके बाद अफ्रीकन स्लेव्स या तो मुलाटोस। तो एट द बॉटम ऑफ द सोशल हायरार्की वेयर अफ्रीकन स्लेव्स, तो बॉटम जो है सोशल हायरार्की के इसमें कौन आते थे, अफ्रीकन स्लेव्स। दे हैड टू डू ऑल काइंड्स ऑफ हार्ड फिजिकल लेबर एंड हैड नो राइट्स, देयर ओनर ट्रीटेड देम लाइक अ चैटल। तो ये सबसे बॉटम में जो सोशल हायरार्की में आते थे ये कौन थे, अफ्रीकन स्लेव्स। तो कहाँ से आए थे, अफ्रीकन से आए थे, अफ्रीका से आए थे, और इनका कोई रोल नहीं रहता था, इनका कोई पोजीशन नहीं रहता था सोसाइटी में, इनको सिर्फ और सिर्फ जो है फिजिकल लेबर जो है वो काम करना पड़ता था। तो ये मतलब इनको ट्रीट ही नहीं किया जाता था, ह्यूमन की तरह ट्रीट ही नहीं किया जाता, इनको ट्रीट किया जाता था जैसे कि हम अपने घर में कोई फर्नीचर, कोई व्हीकल, जो इस तरीके का जो सामान लाते हैं, जो निर्जीव सामान है, उस तरीके से इनको ट्रीट किया जाता था। तो सीरोल्स वेयर मोस्ट एजुकेटेड एंड वेल्दी अमंग द कॉलोनियल पीपल एंड प्रोवाइडेड लीडरशिप टू द कॉलोनियल सोसाइटी। तो इसमें जो सीरोल्स हैं ये कौन होते थे, ये एजुकेटेड लोग होते थे और ये लीडरशिप प्रोवाइड करते थे कॉलोनियल सोसाइटी में। तो यहाँ पर हमने काफ़ी सारी चीज़ें जान ली है। अब 10.1.4 द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ अमेरिकन कॉलोनीज बाय स्पेनिश। तो स्पेन, तो स्पेन ने कैसे जो अमेरिकन कॉलोनीज है उसको एक्सप्लॉइट किया, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जानेंगे। तो मैं आशा करती हूँ कि इतना आपको समझ में आया होगा। इतना समझ में आया तो वीडियो को लाइक शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा। अगर मेरे चैनल की वीडियोस आपको पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं नई वीडियोस डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।